इसकी थ्योरी और एमसीक्यूज हम आज करेंगे। तो हमारी आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए और पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो हमारा पहले हम देखते हैं कि इसका सिद्धांत और प्रयोग क्या है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत और प्रयोग यानी कि इसमें हम जो डिटेल्स में जानेंगे तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा ध्यान से देखिए और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक ग्रुप प्रोवाइड करवा दूंगी, तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, थॉर्नडाइक पहले अमेरिकी पशु वैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक ने पशुओं पर प्रयोग 1898 में करना शुरू किया था। थॉर्नडाइक ने कई पशुओं पर प्रयोग जैसे मुर्गी, मछली, चूहे पर किए, लेकिन थॉर्नडाइक का मुख्य प्रयोग जो था 1913 में किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर था और थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को लिया और उसे पिंजरे में बंद कर लिया। फिर जो कि बिल्ली क्या थी, भूखी थी। फिर बिल्ली के सामने मांस का एक टुकड़ा रख दिया। बिल्ली के पिंजरे में इधर उधर भागने लगी। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो उसने कई बार ऐसा किया, कई प्रयोग किए, कई प्रयास किए, पर बाद में बिल्ली ने लीवर पर पैर रखा और पिंजरे से बाहर आ गई और मांस का टुकड़ा खा लिया। पिंजरे में जो एक लीवर लगा हुआ था जिससे पिंजरे का दरवाजा खुलता था, आपने थंबनेल में देखा होगा उसी तरह से। इसके बाद थॉर्नडाइक ने दोबारा बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। इस बार भी बिल्ली भूखी थी, लेकिन इस बार बिल्ली को दरवाजा खोलने में कम मेहनत करनी पड़ी और कुछ दिनों के लगातार प्रयास के बाद बिल्ली पिंजरे में से बहुत कम समय में बाहर आ जाती। बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद थॉर्नडाइक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बंधन बन जाता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंधन होना आवश्यक है, तभी उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। थॉर्नडाइक का मानना था कि किसी भी कार्य को जो मानव एक बार में नहीं कर सकता, उसे बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने उससे सीखा। इसके बाद उन्होंने जो एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जो जानकारी, उसके बाद उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल्स देती हूँ। थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का संबंध सीखने से है। किससे है? सीखने से है। इन सिद्धांतों के मुताबिक सीखना प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच संबंधों को मजबूत करने का नतीजा है। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। तो सीखने के 3 सिद्धांत कौन कौन से? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 सिद्धांत हैं प्रमुख। उसके बाद थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में कुछ और बातें आपको बताती हूँ। थॉर्नडाइक ने पशुओं पर कई प्रयोग किए, जो कि हमने अभी देखा, मुर्गी, मछली और चूहे। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, जैसे कि उन्होंने कितने पशुओं पर प्रयोग किए हैं थॉर्नडाइक ने, तो आपको इसको याद रखना है। थॉर्नडाइक का मानना था कि किसी भी काम को एक बार में नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे बार बार प्रयास करके करना चाहिए। फिर उन्होंने और क्या कहा है? थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में बहुकारक सिद्धांत दिया था। उनके मुताबिक किसी भी मानसिक काम को करने के लिए कई कारक मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़े से एमसीक्यूज और इनके माध्यम से हमें पता लगेगा कि हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें हमने क्या सीखा और इससे रिलेटेड आपको जो एमसीक्यूज से आपकी परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि ठीक है। तो अभी हम सीटेट का एग्ज़ाम, सब जिसने फॉर्म भरा होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि दिसंबर में है, इसी महीने में। तो आप लोग पूरा ध्यान लगाकर आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए भूखे डैश को एक पहेली बॉक्स में रखा। तो किसे रखा था उन्होंने? एक पहेली बॉक्स में। तो इसमें हमने बिल्ली इस पे पढ़ा है और राइट आंसर भी बिल्ली ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मौखिक सीखने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी मौखिक वस्तुओं की सूची कैसे सीखते हैं? तो इसमें जो है सीरियल लर्निंग होती है वो। ठीक है, तो ये मौखिक वस्तुओं की सूची इस तरह से सीखते हैं। नेक्स्ट है, उन स्थितियों में प्रबल प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे अधिक तत्परता से होता है जहां दूसरों की उपस्थिति प्रेरक होती है। तो इस डैश की जगह पे क्या आंसर आएगा इसमें कि किन परिस्थितियों में? उन परिस्थितियों में प्रबल प्रबल प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे अधिक तत्परता होती है। तो ये परिस्थिति होगी सामाजिक सुविधा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित लक्षणों और विशेषताओं का एक समूह है जिसे कुछ प्रकार के व्यक्तियों की विशेषता माना जाता है।
तो ये डैश की जगह पे कौन सा हमारा आंसर आएगा कि परस्पर संबंध और लक्षणों और विशेषताओं का एक समूह है। तो पूर्वाग्रह, स्टीरियोटाइप या फिर एट्रीब्यूशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा स्टीरियोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट है, तो डैश है और उनके सहयोगियों ने प्रयोगात्मक अध्ययनों की एक श्रृंखला में जांच की अवलोकनात्मक शिक्षा विस्तार से। तो इसमें जो है क्या आंसर आना चाहिए हमारा, तो इसमें भी बंडूरा और उनके सहयोगियों ने। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोगात्मक अध्ययनों की श्रृंखला में जांच के अवलोकनात्मक शिक्षा विस्तार किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न गलत डिस्टर्ब हो रखा है, तो लेकिन इसका आंसर जो हमारा बंडूरा ने इस तरह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। तो सीखने का कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर कौन सा है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, व्यायाम का नियम। इन्होंने तीनों नियम दिए हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारे निम्नलिखित में से कौन सी सुदृढ़ीकरण की एक महत्वपूर्ण अनुसूची है। तो सुदृढ़ीकरण की एक महत्वपूर्ण अनुसूची होगी, तो इसका जो है उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि सतत, निश्चित अंतराल और निश्चित अनुपात में ही जो सुदृढ़ीकरण की महत्वपूर्ण अनुसूची है वो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश तकनीक शास्त्री और बाध्य कंडीशनिंग के बीच बातचीत पर आधारित है। तो ये किस चीज है जिसपे, कौन सी तकनीक है जो इन दोनों पे आधारित है, वो है बायोफीड और पीठ उपचार। ठीक है, तो इस पे आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहसंबंधों के एक समूह की तरह है जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में दी गई जानकारी से आगे जाने में लुप्त डेटा को भरने में सक्षम बनाता है। तो गाइज इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा एक अंतर्निहित व्यक्तित्व सिद्धांत का। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डैश की वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में संज्ञान पर या विचार हैं। तो किसके, तो किस तरह की वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में संज्ञान या विचार हैं, तो इसका जो है विश्वास वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में संज्ञान या विचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवस्थित विसंवेदनीकरण का उपयोग किया जाता है अवांछनीय आदतों को खत्म करने में या फिर अत्यधिक चिंता से पीड़ित लोगों की मदद करना। देखिए, आप पहले व्यवस्थित विसंवेदनीकरण का उपयोग कब किया जाता है, अनुपयुक्त व्यवहार को संशोधित करने या फिर उपस्थिति बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो है अत्यधिक चिंता से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए संवेदीकरण संवेदनाएं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, जब पहले से सीखी गई कोई चीज किसी नई स्थिति में लाभ प्रदर्शन या सीख देती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सीखने का सकारात्मक हस्तांतरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारक ने सीखने को प्रभावित किया है। तो किस कारक ने सीखने को प्रभावित किया है, इसमें से ऑप्शन हमारे प्रेरक प्रेरक चर होगा या थकान, परिणाम और फीडबैक का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों तीनों कारक हैं। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के जनक डैश ने पावलोव की सशर्त प्रतिक्रियाओं के विचार का समर्थन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान वॉटसन ने किया था। ठीक है, जोहान वॉटसन ने, इनका पूरा नाम भी आप जान सकते हैं, जोहान वॉटसन ने किया था। नेक्स्ट है, डैश सीखना कंडीशनिंग से अलग है और यह मनुष्यों तक ही सीमित है। तो संप्रत्यय, अव्यक्त या फिर मौखिक या वाद्य यंत्र। तो इनमें से जो है मौखिक सीखना कंडीशनिंग से अलग होता है और मनुष्य तक ही सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता विचारों के एक विषम समूह को संदर्भित करती है जो सीखने के अधिग्रहण में कठिनाई से प्रकट होती है। तो ये क्या है, पढ़ना, बोलना, लेखन या उपरोक्त सभी। तो इन्होंने में से जो है तीनों ये कठिनाई से प्रकट होती है, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बच्चों के व्यवहार को निम्नलिखित के उपयोग से आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है। तो ऑप्शन है हमारा शास्त्रीय कंडीशनिंग या ऑपरेटिव कंडीशनिंग, मौखिक शिक्षण, अवधारणा शिक्षण। तो देखिए, बच्चों के व्यवहार को निम्नलिखित के उपयोग से, इनमें से किसके उपयोग से आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है, ये पूछा है। तो ये है ऑपरेटिव कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह त्वचा के विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो इसमें से जो आंसर है ईएमजी, जीएसआर, ईईजी या ईसीजी। तो विद्युत प्रतिरोध को कौन सा मापता है, तो जीएसआर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मौखिक शिक्षण के अध्ययन में मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते हैं जिनमें शामिल है निरर्थक शब्दांश शब्दांश या परिचित शब्द या परिचित शब्द या उपरोक्त
सभी। तो इनमें से जो है हमारा उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी शामिल होते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे हालिया और सबसे आशाजनक शारीरिक माप में प्रमुख चेहरे की मांसपेशियों से डैश रिकॉर्डिंग शामिल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमायोग्राफिक ईएमजी या ईसीजी, यहाँ पे देखो इनकी फुल फॉर्म भी दे रखे हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। गैल्वेनिक त्वचा प्रतिक्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा आंसर है वो है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्निहित नियम बनाने का पहला बड़ा प्रयास किसके द्वारा किया गया? वर्न हाइडर और यहाँ पे जो है फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ। तो इनमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा हाइडर। नेक्स्ट है, डैश अधिकांश दृष्टिकोण मापक तकनीकों की तरह उत्तरदाताओं की आत्म रिपोर्ट पर निर्भर करता है। तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। डैश अधिकांश अन्य दृष्टिकोण मापन जो तकनीकों की तरह ही उत्तरदाताओं की आत्म रिपोर्ट पर निर्भर करता है। शारीरिक उपाय, जनमत परीक्षण, साक्षात्कार या केस स्टडी। तो इनमें से जो है जनमत सर्वेक्षण यहाँ पे जो निर्भर करता है इस रिपोर्ट पर। नेक्स्ट है, इस दृष्टिकोण की विशिष्ट विशेषता व्यक्ति की घटना विज्ञान पर इसका जोर है। विकासात्मक का, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। तो किसका जोर है? ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा उन बच्चों और वयस्कों के मामले में उपयोग की जाती है जो तर्कहीन और निर्धार भर के साथ साथ टालने वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो इनमें से जो आंसर है हमारा वो इम्प्लोसिव थेरेपी ऑफ फ्लडिंग होता है। ठीक है, इससे बच्चों की चिकित्सा इस तकनीक से की जा सकती है। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि अंतरजातीय संपर्कों से पूर्वाग्रह में तभी कमी आती है जब प्रतिभागी समान स्थिति के हों। तो ऑप्शन है फिर हाइडर, गार्डन, ऑलपोर्ट या कॉल स्मिथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला जो पुस्तक है, इसके पुस्तक के जो उल्लेख किया है, किन्होंने किया है इस पुस्तक में ऐसा उल्लेख, तो ये पूछा गया है। तो इनका नाम है गॉर्डन ऑलपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये थे हमारे प्रश्न। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका वन लाइनर हमने आंसर यहाँ पे दे रखा है। स्टार्टअप मनोविज्ञान के जनक कौन है? शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यानी कि दो तरह से प्रश्न पूछा गया होगा, तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रश्नों को शामिल किया है। स्टार्टअप मनोविज्ञान के जनक या शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हमारा दे रखा है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इनके ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एस आर बॉन्ड दिया, एस आर बॉन्ड किसने दिया? ठीक है, तो इस तरह से दो तरह से ये दो प्रश्न, आप इसमें कंफ्यूज मत हुई। एक तरह से ये पूछा गया है, दूसरी तरह से इस तरह से पूछा गया है। तो ये किसने दिया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसके भी आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट है, एसआर बॉन्ड का उपयोग एसआर बॉन्ड का उपयोग किसने किया था? तो ये किया था इवान पावलोव ने। ठीक है, इनका नाम था इवान पावलोव। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर के ऊपर किया है? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया है? तो दोनों तरह से मैं आपको प्रश्न यहाँ पे दे रखी हूँ। तो यहाँ पे देख आपका आंसर दिख रहा होगा, बिल्ली। ठीक है, इन्होंने कैट पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि हमारा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर किए गए प्रयोग को क्या कहा जाता है? और दूसरी तरह से पूछा गया, बिल्ली पर थॉर्नडाइक के प्रयोग को क्या कहा जाता है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। इसको इंग्लिश में भी आप जान लीजिए, हिंदी में भी। थॉर्नडाइक के अनुसार ट्रायल के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है ड्राइव। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बच्चा जब सीखता भी है, जब भी सीखता है, जब वह सीखने के लिए तैयार करता है, तो यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? ये है तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन का समय सारणी फॉलो करना थॉर्नडाइक के किस नियम को बताता है? थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत दैनिक समय सारणी का पालन करना दर्शाता है? तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, प्रयास का नियम। ठीक है, तो ये सिद्धांत पर का पालन करता है। बच्चों को बार बार होमवर्क देना क्यों जरूरी है? इसका आंसर है आसानी से सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस थ्योरी का। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई, या फिर थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई है? तो ये दोनों तरह से एक ही तरह से प्रश्न पूछा गया है। समय अधिक लगता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगता है, बार बार उन्होंने प्रयोग किया और तब जाकर उनको इसकी रिजल्ट मिला। तो ये थे थॉर्नडाइक के प्रयोग से रिलेटेड हमारी आज की थ्योरी। और इसके बाद हम आपको अगले क्लास में करवाने वाले हैं पावलोव का सिद्धांत के बारे में। तो हमारे साथ इसी तरह बनी रहिए, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। और हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।